नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातें नई पुरानी में। आज हम लेके आए हैं एक हिस्ट्री का टॉपिक जिसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ये हिस्टोरिकल टॉपिक हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, एटलीस्ट हाई स्कूल में या थोड़ा बहुत। और आगे जो हिस्ट्री के एडवांस हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो तो इसे काफ़ी डिटेल में भी जानते होंगे। तो चलिए आज हम इसके बारे में एक छोटा सा समराइज डिस्कशन करेंगे, लगभग 8-10 मिनट के एक वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि ये क्या था, इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसके इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या चेंजेस हुए लैंड रिफॉर्म सिस्टम में, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, और इसे ब्रिटिश ने बाद में बंद क्यों कर दिया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि सन 1764 वो साल था जब बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश को एक डिसाइसिव विक्ट्री मिलती है इंडिया के अंदर। और उसके बाद जो है ब्रिटिश ने अपने लिए दीवानी राइट्स एक्वायर कर लिए। दीवानी राइट्स अब हम आप पूछेंगे दीवानी राइट्स क्या था, तो चलिए जो नहीं जानते जो मित्र उन्हें बता दें कि ब्रिटिश के पहले जो मुगल सिस्टम था, मुगल रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, उसमें एक दीवान की पोजीशन होती थी, जो बेसिकली आज के समय हम देखें तो एक तरह का वो फाइनेंस हेड या फाइनेंस मिनिस्टर, इस तरह का कुछ हम कह सकते हैं। जो दीवान होते थे उनका काम था कि पूरे ज़मीन का जो एक मेजरमेंट है उस हिसाब से वो हर एरिया में जाते थे, और जो है जिस किसान के पास जितनी ज़मीन है उस हिसाब से और उस एरिया के पैदावार के हिसाब से उस ज़मीन में क्या हो सकता है, कितनी पैदावार हो सकती है, उस हिसाब से एक वो टारगेट या एक रेवेन्यू लगान फिक्स करते थे। कौन सी फसल बोनी है, कितना आएगा नहीं आएगा, और फिर उस हिसाब से रेवेन्यू कलेक्शन होता था। इसके अलावा अगर फसल ज़्यादा हुई तो उस हिसाब से फिर लगान चार्ज होता था, अगर फसल कम हुई तो उस हिसाब से लगान कम चार्ज होता था। तो ये एक तरह से कह लीजिए कि जो दीवान होते थे वो एक लैंड रेवेन्यू के मॉनिटर होते थे, या पूरी तरह से निगरानी उनके जिम्मे होती थी ज़मीन के पैदावार की। और वो पूरे एक स्टेट को या एक एरिया को अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करके उसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हिसाब करके कलेक्ट करते थे। तो ये पूरा राइट मिल गया अंग्रेज़ों को 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद। लेकिन उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक दिक्कत ये आने लगी है ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों, क्योंकि उसके बाद वैसे तो इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली चली गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में तब तक 1764 तक, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी जो है ज़मीनें अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, इसलिए लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का दखल था। तो सन 1764 से 1785 के बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि जो दीवानी सिस्टम है उसमें उनके पास उतने काबिल या इफ़ेक्टिव दीवान नहीं थे, जो कि इंडिया के या ख़ास करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये पाया गया कि ऐसे दीवान नहीं थे जो कि कुशल थे और वो हर जगह से वाकिफ़ थे, ज़मीन पे जाके ढंग से वो सर्वे कर पाएँ, कौन सी फसल कहाँ लगानी है ये लगवा पाएँ, उसके बाद जो है सारा हिसाब किताब करके उचित लगान कलेक्ट कर सकें। तो इसमें हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ी होने लगी, जितनी ज़मीनें थी ब्रिटिश के पास उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं आ रहा था। ये रियलाइज़ हो गया 1764 से लेके 1785, इन 20 सालों में। तो फिर सन 1786 ईस्वी में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, जो विलियम पिट यंगर, उन्होंने ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इसका एक कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था सोचें। तो फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के सुपरविजन में उस समय के जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने फाइनली एक नया ड्राफ्ट, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि 1790 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसकी एक रेगुलेशन बनाई और अगले 10 सालों के लिए जो है परमानेंट सेटलमेंट अवॉर्ड कर दिया। जिसका मतलब था कि जो है अब ब्रिटिश गवर्नमेंट दीवान रख के जो है पर्सनली हर एरिया का सर्वे नहीं कराएगी, हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट का सर्वे करा के कहाँ क्या खेती हो सकती है, कहाँ कौन सी फसल लगाई जाए, कितनी फसल हुई नहीं हुई, ज़्यादा हुई कम हुई, इतना हिसाब किताब करके वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेगी, बल्कि उसके बजाय वो एक रेवेन्यू फिक्स कर देगी। यानी कि जितनी ज़मीन जो जोतता बोता है या जितनी ज़मीन में जिसका अधिकार है, जो बड़े लैंड होल्डर हैं, उन्हें खास करके शॉर्ट लिस्ट किया गया, और जो बड़े लैंड होल्डर थे उन्हें लैंड होल्डिंग के अलावा पूरी तरह से मालिकाना हक दे दिया गया, जो कि इसके पहले नहीं होती थी। उसके पहले केवल वो जो है लगान कलेक्ट करके अंग्रेज़ों को देते थे।
लेकिन 1793 में 1793 में ये एक्ट पास हुआ, 1790 के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके डिसीजन के ऊपर, जिसमें कि एक लॉ के रूप में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इन 3 स्टेट को लाया गया। इसमें जो बड़े लैंड होल्डर थे, जो जमींदार थे, ताल्लुकदार थे, उन्हें परमानेंट सेटलमेंट करके मालिक बना दिया गया, यानी कि अब वो उस ज़मीन को बेच भी सकते हैं, पूरी तरह से वो मालिक थे और उसका रेवेन्यू कलेक्ट करके अब उन्हें अंग्रेज़ों को देना था। इसमें जो रेवेन्यू शेयरिंग हुई वो थी 89% जो है रेवेन्यू जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, 11% ज़मींदार खुद रख सकता है, और ये एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया रेंट के हिसाब से। यानी कि अगर 1 एकड़ ज़मीन का एनुअल रेंट 100 रुपये फिक्स किया गया तो उसमें से 89 रुपीज़ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होगा ज़मींदार को, यानी ज़मींदार 89 रुपीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा और 11 रुपया वो खुद रख सकता है। और ये फिक्स था, ये नहीं कि फसल कम हुई या बाढ़ आ गया तो उससे कम हो जाएगा, या अगर फसल ज़्यादा हुई यानी कि 1 एकड़ में 100 रुपये की जगह अगर 200 रुपये की पैदावार हो गई किसी साल, तो भी ब्रिटिश केवल 89 रुपीज़ ही लेगा। ये नहीं कि 89 × 2 लगभग 188 रुपीज़ ले लेगा, ऐसा नहीं था। और अगर कम हुई फसल, यानी कि 100 रुपये की जगह अगर नुकसान हो गया, बाढ़ आ गई, 50 रुपये की फसल हुई, तब भी वो 89 रुपीज़ लेगा। कहाँ से ला के दोगे आप जानो। ये था दीवानी सिस्टम। उसके पहले जो राजा तोडरमल का एक बना हुआ मुगल टैक्स कलेक्शन था, उसमें ये बात होती थी कि भाई जैसे दीवान सर्वे करके फसल का जो भी पैदावार होती थी उसके असेसमेंट के हिसाब से जितनी पैदावार होगी उसी हिसाब से टैक्स लिया जाता था। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में ये बदल गया, मालिकाना हक तो मिला ज़मींदारों को, लेकिन एक टारगेट फिक्स हो गया, इतना आपको देना है, इससे ज़्यादा हो जाए तो आपका है, इससे कम हो जाए तो आप अपनी जेब से भरोगे। ये था उसमें। और इसे जो है एक सनसेट लॉ भी कहते हैं, यानी कि एक डेट फिक्स होता था कि हर साल के अंत में इस दिन शाम के इतने बजे, 5 बजे सूर्यास्त, इस डेट को सूर्यास्त से पहले आप वो अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। अगर आप नहीं करा सकते तो फिर आपकी ज़मीन नीलाम कर दी जाएगी। तो ये सिस्टम शुरू के 10 साल तक पहले लागू किया गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। उसके बाद फिर इसे बनारस और मद्रास में भी लागू किया गया। अब बाद में इसमें एक प्रॉब्लम ये आने लगी ब्रिटिश को कि चूंकि रेवेन्यू फिक्स थी, इसलिए ब्रिटिश का ये भी सोचना था कि अगर हम एक फिक्स रेवेन्यू का डिमांड करेंगे तो जो ज़मींदार है वो अपनी तरफ से जो है कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे खेती में, अपनी तरफ से वो ज़्यादा खेती करवाएंगे, कुछ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकती थी वो अपना दिमाग लड़ाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे हो, और वो हमें देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं था। ये देखने में आया कि ज़मींदारों ने जिस साल ज़्यादा फसल हो गई वो तो सरप्लस रख लेते थे, जिस साल कम फसल हुई वो कोई अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालते थे ज़्यादा पैदावार कराने की। साल में अगर 2-3 फसल, 4 फसल होनी थी, 2 खराब हो गई, बाकी 2 अब बची हुई है, और अगर कुछ गुंजाइश है बीच में एक तीसरे फसल लगाने की तो वो करवाते नहीं थे, क्योंकि सीधा उसके बदले वो चाहते थे कि ठीक है कुछ ज़मीन नीलाम कर लेगी सरकार तो नीलाम कर लेगी। यानी कि जो है अब जो ज़मीनें नीलाम होती थी फिर उसके लिए एक नया ज़मींदार ढूंढो, फिर वो भी अगर सरप्लस होगा तो रख लेगा, कम होगा तो ज़मीन नीलाम करा के वो निकल जाते थे। तो ये प्रॉब्लम आने लगी, और ब्रिटिश को जो है जितना रेवेन्यू उन्होंने सोचा था वैसा रेवेन्यू बाद में आना बंद हो गया। तो इस कारण से जो दूसरा कि लोकल एक असंतोष फिर से बढ़ने लगा, क्योंकि जिस साल कुछ बाढ़ सूखा आ जाए उस साल चूँकि टारगेट फिक्स था तो ज़मींदार येन केन प्रकेन और बहुत जुल्म करके जो है वो निकालते थे। तो अंग्रेज़ों को ये भी डर था कि ज़्यादा ज़ोर जुल्म बढ़ेगा तो 1857 जैसी क्रांति वो दोबारा नहीं चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए फाइनली 1833 में इंडियन चार्टर एक्ट के द्वारा इस परमानेंट सेटलमेंट को ख़त्म कर दिया गया और दूसरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रिफॉर्म सिस्टम आया। इसके बारे में हम फिर बात करेंगे किसी अपने अगले वीडियो में। तो फ़िलहाल इतना ही इस परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के बारे में।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं या जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो इसे एक शॉर्ट नोट्स की तरह भी रेफ़र कर सकते हैं। एक समराइज़ आंसर लिखने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या डिस्क्रिप्टिव चॉइस क्वेश्चन हो, तो उसमें ये हेल्प ले सकते हैं इससे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बात करेंगे किसी और हिस्टोरिकल विषय पे या किसी करंट अफेयर्स के टॉपिक पे या किसी और नॉलेज वाले विषय पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।